औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। हमने एरिथमियाज़ पढ़े थे। एरिथमियाज़ में हमने साइनस ब्रेडिकार्डिया, फिर साइनस टेकिकार्डिया, फिर सिक्स साइनस सिंड्रोम पढ़ा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा था कि जो है ना मैं आप लोगों को हार्ट ब्लॉक पढ़ाऊँ। तो हार्ट ब्लॉक से पहले मैंने सोचा कि जो है ना ईसीजी को सबसे पहले पढ़ाऊँगा। फिर उसके बाद जो है ना आसानी होगी हमारे लिए कि जो है ना फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक किस तरह होता है और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसमें फिर जो है ना दो टाइप से मोबिस 1 और 2 और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, उसको किस तरह हम देखते हैं ईसीजी के थ्रू। ठीक है, तो ईसीजी हमारे साथ होता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ओके, तो इसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट किया। ये इम्पल्स किस तरह जनरेट होता है? सबसे पहले इम्पल्स इस एनोड में आता है, फिर उसके बाद जो है ना वी नोड, फिर उसके बाद बंडल ऑफिस में जाता है, फिर उसके बाद जो है राइट बंडल ब्रांच में जाता है, फिर उसके बाद पतंजलि फाइबर्स की तरफ जाता है, फिर राइट फाइबर्स और फिर लेफ्ट फाइबर, फिर उसके बाद जो है इम्पल्स डाई आउट होता है। ठीक है, तो इसकी मिसाल मैंने इस एनोड की मिसाल मैंने पेसमेकर की दी है। फिर उसके बाद जो है ना मैं वी नोड को जो है ना ट्रांसफार्मर के जरिए जो है ना उसको मतलब नोट करता हूँ। फिर उसके बाद बंडल ऑफिस को मैंने घर का मिसाल दिया है। फिर उसके बाद जो है ना राइट और लेफ्ट को मैंने कमरों का हिसाब दिया है। फिर उसके बाद जो है ना पतंजलि फाइबर, बल्ब, पंखे वगैरह उनका हिसाब दिया। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम पढ़ेंगे इवेंट्स। पूरे ईसीजी में कितने इवेंट्स होते हैं? हमारे साथ 3 इवेंट। एक होता है एट्रियल डीपोलराइजेशन, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, तीसरा होता है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। फिर उसके बाद मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की उसकी। इलेक्ट्रोड्स हमारे साथ टोटल इलेक्ट्रोड्स कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रोड हमारे साथ 10 होते हैं इलेक्ट्रोड्स, जिसको तारे कहते हैं। और इसमें लीड्स जो होते हैं हमारे साथ टोटल लीड्स कितने होते हैं? 12 लीड्स होते हैं। ठीक है, उसमें सिग्नल इन इलेक्ट्रोड, सिग्नल जो है ना वो किस में ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रोड्स में। और लीड्स हमारे साथ 12 होते हैं। उसमें से 6 जो लीड्स होते हैं ना वो चेस्ट लीड्स होते हैं, और 4 जो लीड्स होते हैं वो लिम्फ लीड्स होते हैं। तो ये सारे लीड्स हो गए, मतलब इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये 10 इलेक्ट्रोड्स हो गए। फिर उसके बाद मैंने लीड्स के बारे में बताया था 12 लीड्स होती है, B3 होते हैं। ठीक है, तो 6 और 6 12 बनते हैं। ठीक है, तो ये अगमेंटेड जो लीड्स होते हैं उसमें सेंट्रल टर्मिनल होता है, सेंट्रल टर्मिनल नेगेटिव होता है, और बाकी जो है ना उसकी जो लीड्स होते हैं ना वो पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं। ठीक, राइट एट्रियम का जो लीड्स होता है वो कनेक्ट होता है सेंट्रल टर्मिनल के साथ। फिर लेफ्ट एट्रियम का जो लीड्स होता है वो कनेक्ट होता है सेंट्रल टर्मिनल के साथ। लेफ्ट फुट का जो लीड्स होता है वो सेंट्रल टर्मिनल के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, इसके जरिए हम एमआई को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये जो अगमेंटेड लीड्स होते हैं उसके जरिए जो है हम माइकार्डियल इंफार्क्शन को जाहिर करते हैं कि किस वाल का एमआई है। हमें पता चल जाता है कि ये इंटीरियर वाल का एमआई है या लेटरल वाल का एमआई है या इंटेरो पोस्टीरियर वाल का एमआई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने ईसीजी को ईसीजी में हमारे साथ जो है ना बॉक्सेस होते हैं। 2 तरह के बॉक्सेस होते हैं, एक होते हैं लार्ज बॉक्सेस और एक होते हैं स्मॉलर बॉक्सेस। जब भी किसी की ईसीजी आती है तो हम सबसे पहले उसमें हार्ट रेट को देखते हैं। आया ब्रेडिकार्डिया है या टेकिकार्डिया है, हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। फिर उसके बाद हमने रिदम को देखना है, आया रिदम रेगुलर है या इरेगुलर है। फिर उसके बाद हमने एक्सिस को देखना है कि एक्सिस किस तरफ है, राइट एक्सिस डिविएशन है या लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है या एक्सट्रीम एक्सिस डिविएशन है। ठीक है, उसके बाद जो फिर हम एसटी सेगमेंट को देखते हैं, आया एसटी सेगमेंट में एलिवेशन हुआ है या एसटी सेगमेंट डिप्रेशन हुआ है। इसमें से लार्ज बॉक्सेस जो होते हैं हमारे साथ एक लार्ज बॉक्स जो होता है ना वो 25 स्मॉल बॉक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन इसका एक लार्ज बॉक्स का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.2 सेकंड, और एक स्मॉल बॉक्स का ड्यूरेशन कितना होता है? 0.04 सेकंड। और एक लार्ज बॉक्स का जो हाइट होता है वो 5 मिलीमीटर के बराबर होता है, और एक स्मॉल का जो हाइट होता है वो 1 मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, हमारे साथ ईसीजी की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ईसीजी की कि हम इससे जो है ना पी वेव को मालूम करें। फिर पी वेव से जो है ना पी वेव को हम 2 तरह से देखते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल देखते हैं कि पी वेव की हाइट कितना है, और या तो उसको वर्टिकली देखते हैं कि उसका लेंथ कितना है। ठीक है, वर्टिकली हाइट देखते हैं, सॉरी, और हॉरिजॉन्टली जो है नाम इसका लेंथ देखते हैं। ठीक है, और फिर इसके जरिए जो है ना हम एबनॉर्मलिटीज़ को मालूम करते हैं। ठीक है, अगर जो हमारे साथ पी वेव है, पी वेव में अगर 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा, हॉरिजॉन्टली 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो तो उसको हम कंसीडर करेंगे कि इसमें जो है ना लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट हुआ है। ठीक है, अगर 2.5 या 3 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा वर्टिकली हुआ है तो राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट। अगर हॉरिजॉन्टली 3 स्मॉल स्क्वायर से बड़ा है तो लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट। अगर 2.5 से लेकर 3 स्मॉल स्क्वायर से वर्टिकली बड़ा है तो राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट है। ठीक है, फिर ये ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा नोट नहीं करते। फिर इसके जरिए हम जो है ना किस तरह लार्ज बॉक्स के जरिए हम सेकंड या इसका टाइम किस तरह मालूम करते हैं। ठीक है, फिर ईसीजी के कंपोनेंट्स होते हैं। ईसीजी में कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले जो कंपोनेंट है ईसीजी का वो पी वेव। पी वेव नॉर्मली हमें क्या बताता है? एट्रियल डीपोलराइजेशन। इसकी जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है वो मैंने बता दिया आप लोगों को, 3 स्मॉल स्क्वायर होता है नॉर्मली। 0.12 सेकंड जो है ना उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ होता है, मतलब टाइम होता है। वर्टिकली 2.5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है। 2.5 मिलीमीटर उसका हाइट होता है, क्योंकि हमने कहा था कि जो है ना वर्टिकली जो है ना हम हाइट लेते हैं तो उसको मिलीमीटर में लिया था। ठीक है, इसमें एबनॉर्मलिटीज़ क्या है? ये तो नॉर्मल हुआ। एबनॉर्मलिटी इसमें क्या है? हॉरिजॉन्टली अगर इसका लेंथ ज़्यादा हुआ है 4 से लेकर 5 स्मॉल स्क्वायर तक तो लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट हुआ है, वो मैंने बता दिया। वर्टिकली अगर इन्लार्जमेंट मतलब वो लेंथ में ज़्यादा हुआ है, हाइट में ज़्यादा हुआ है तो राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट। ये जो लेफ्ट एट्रियल इन्लार्जमेंट इसको पी माइट्रल भी कहते हैं, और ये जो राइट एट्रियल इन्लार्जमेंट इसको पी पल्मोनल भी बोलते हैं। ठीक है, फिर हमारे साथ जो ना पी आर इंटरवल, दूसरा कंपोनेंट हमारे साथ ईसीजी का क्या है? पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल पी के स्टार्ट से लेकर क्यू के स्टार्ट तक जो है ना ये इंटरवल जो होता है इसको पी आर इंटरवल कहते हैं। ठीक है, ये हमें नॉर्मली ए बी नोडल कंडक्शन बताती है। ठीक है, नॉर्मली ओनली हॉरिजॉन्टल होता है, इसका हाइट नहीं होता है, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली हम लेते हैं। ये जो ईसीजी है ना पी आर इंटरवल को हम सिर्फ मतलब हॉरिजॉन्टली लेंथ वाइज लेते हैं। ठीक है,
पी आर इंटरवल जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है हार्ट रेट का, और पी आर इंटरवल जो है ना ये इन्वर्स रिलेशन है ब्रेडिकार्डिया और टेकिकार्डिया का, ठीक है। इसमें एबनॉर्मलिटीज क्या है, ये तो मैंने नॉर्मल बता दिया आपको। एबनॉर्मलिटी अगर पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग हुआ है तो हमारे साथ कंडक्शन ब्लॉक, ये जो मैं आपको बताने वाला है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, ये है पी आर प्रोलॉन्गेशन। तो पी आर प्रोलॉन्गेशन की वजह से जो एबनॉर्मलिटी होती है उसको कंडक्शन ब्लॉक कहते हैं। कंडक्शन ब्लॉक के फिर 3 टाइप्स होते हैं। उसमें जो है ना सबसे पहला जो होता है कि फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, दूसरा होता है सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को फिर हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जिसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं, ठीक है। अगर पी आर इंटरवल खुदा न खास्ता शॉर्ट हुआ है तो उसके ये किस एबनॉर्मलिटी को जाहिर करती है, वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम को, ठीक है, वुल्फ पार्किंसंस वाइट सिंड्रोम को जाहिर करती है। फिर उसके बाद तीसरा कंपोनेंट हमारे साथ जो होता है, तीसरा कंपोनेंट हमारे साथ क्यूआरएस कम्प्लेक्स। क्यूआरएस कम्प्लेक्स नॉर्मली हमें बताती है क्यू वेव सेप्टल एक्टिवेशन को बताती है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली होती है, 1 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होते हैं। इसका जो टाइमिंग है वो 0.04 सेकंड इसके बराबर होता है, ठीक है। एबनॉर्मलिटी इसमें क्या होती है, ये जो क्यू वेव है, अगर क्यू वेव डीप क्यू वेव हो तो हम जो है ना उसको एमआई कंसीडर करते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये हमें बताता है सेप्टल एक्टिवेशन और हॉरिजॉन्टली भी होता है, वर्टिकली भी होता है, ठीक है। ये अगर एबनॉर्मलिटी इसमें आ जाए डीप क्यू वेव जाए तो एमआई होता है, ठीक है। क्यूआरएस कम्प्लेक्स हमें बताता है नॉर्मली वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन जो होता है, और हॉरिजॉन्टली ये 2.5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है, 0.10 सेकंड जो है ना इसके टाइमिंग होता है, ठीक है। वर्टिकली ये मोर देन 30 मिलीमीटर जो है ना वर्टिकल इसका लेंथ होता है, सॉरी हाइट होता है, ठीक है। ये मोर देन 6 लार्ज बॉक्सेस नॉर्मली ये कितने लार्ज बॉक्स को कंसिडर मतलब कवर करते हैं, 6 मोर देन 6 लार्ज बॉक्सेस को, ठीक है। अगर हम देख लें इसकी एबनॉर्मलिटी किस चीज़ को जाहिर करती है, अगर हॉरिजॉन्टली अगर ये ज़्यादा नेरो होता है, ठीक है, तो ये नॉर्मल या एक्टोपिक पेसमेकर को जाहिर करता है, ठीक है। अगर ये वाइडर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, अगर वाइडर हो तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को जाहिर करेगा, अगर नेरो हो तो नॉर्मल या एक्टोपिक पेसमेकर को जाहिर करेगा, ठीक है। तो एबनॉर्मलिटी इसकी वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी होती है, ठीक है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को हम V1 V2 लीड्स में देखते हैं, ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को हम V5 और V6 लीड्स में देखते हैं, ठीक है। टी वेव्स फिर उसके जो चौथा कंपोनेंट से ईसीजी का वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को नॉर्मली जाहिर करता है। वर्टिकली भी होता है, सिर्फ मतलब टी वेव्स वर्टिकली किस चीज़ को जाहिर करेगा, लिम्स लीड लेस देन 5 मिलीमीटर या चेस्ट लीड लेस देन 10 मिलीमीटर। अगर इनसे ज़्यादा या कम होती तो उनसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस होती, ठीक है। अगर टी वेव में लिम्स लीड में 5 मिलीमीटर से कम हो और चेस्ट लीड में 10 मिलीमीटर से कम है तो ये नॉर्मली होता है। अगर इनसे ज़्यादा या कम हो तो ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस एबनॉर्मलिटी को जाहिर करेगा, ठीक है। एलिवेटेड इन हाइपरकैलेमिया, ये टी वेव जो होता है ये एलिवेटेड होता है किसमें, हाइपरकैलेमिया, और डिप्रेस में हाइपोकैलेमिया, और ये डिप्रेस होता है हाइपोकैलेमिया और माइकार्डियल इस्कीमिया और एमआई में, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना पांचवा जो कंपोनेंट होता है एसटी, ये लास्ट कंपोनेंट होता है ईसीजी का, एसटी सेगमेंट ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होता है, ठीक है। अगर एलिवेशन या डिप्रेशन रूल आउट होता है, ये किसको जाहिर करता है, इसकी आइसो इलेक्ट्रिक लाइन एलिवेशन और डिप्रेशन रूल आउट करता है एमआई को और चेस्ट पेन को, ठीक है। अगर चेस्ट पेन डिपेंडेंट ऑन द स्टेबल और अनस्टेबल इंजाइना, स्टेमी और एनस्टेमी, ओके, ठीक है। तो ये हमारे साथ किस एसटी सेगमेंट की बात हो रही है, ठीक है। एसटी सेगमेंट का जो इंपॉर्टेंस है फॉर द चेस्ट पेन डिजीज और आर टू फाइंड एमआई, या तो चेस्ट पेन को के डिजीज को हम मालूम कर सकते हैं एसटीएम एलिवेशन या डिप्रेशन के जरिए, या एमआई को मतलब मालूम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्यूटी, ये मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी जो है ना हम पढ़ाते हैं क्यूटी इंटरवल ये सम होता है ऑफ वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन एंड वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये दोनों का मतलब वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन का जो है ना सम होता है, जम होता है। एबनॉर्मलिटी इसमें क्या हो सकती है, एसोसिएटेड विद एमआई एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सॉरी और एक होता है यू वेव, ये नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है पेपिलरी मसल्स रिपोलराइजेशन को। ये यू वेव्स वैसे तो मतलब ये डीप जो स्टडी करते हैं वो उसके लिए है, जो ये नॉर्मली किसको जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट पेपिलरी मसल्स रिपोलराइजेशन। तो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजी बताया, ईसीजी के जरिए हम रिदम को मालूम करते हैं, हार्ट रेट को मालूम करते हैं, और इसी तरह जो है ना एक्सिस को मालूम कर सकते हैं, मतलब राइट एक्सिस है या लेफ्ट एक्सिस है या मेन डिविएशन है, ठीक है। तो और एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन मालूम करते हैं, ठीक है। तो ये बाकी जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ईसीजी जो है ना ये तो फिर वीडियो बड़ी हो जाती है, ठीक है।